अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अल्काइल हैलाइड्स डिस्कस कर रहे हैं। आज तक हमने इनकी प्रिपरेशंस कंप्लीट की हैं। आज हम अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं और जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ है, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions। नंबर 2 elimination reactions। और नंबर 3 reactions with metals। तो हम इन तीनों तरह की रिएक्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि जो केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। उसमें एक किस्म आता है एडिशन रिएक्शन, दूसरा किस्म आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, फिर इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, फिर आते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शंस, साइक्लाइजेशन रिएक्शंस। तो बहुत सारी टाइप्स की रिएक्शंस हैं जो हमने पढ़ी हैं। जहाँ तक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का ताल्लुक़ है, इसमें हमने पढ़ा है कि ये 3 तरह की होते हैं। एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चूँकि जहाँ तक अल्काइल हैलाइड्स का ताल्लुक़ है, इनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। और इन रिएक्शंस में आपको मालूम है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इसमें एक एटम या एक ग्रुप बाहर निकलता है, उसकी जगह दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप आ जाता है। उसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, सच ए रिएक्शंस कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जो ये एटम या ग्रुप जो है जो आ रहा है विच एंटर्स इनटू द ग्रुप, इफ इट इज द न्यूक्लियोफाइल, तो फिर रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जहाँ तक न्यूक्लियोफाइल का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसकी खुसूसियत ये है, ईदर इट हैज़ नेगेटिव चार्ज ऑन इट बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज ऑन इट, और इट मे हैव a lone pair of electron on it, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी वजह से ऐसे एटम्स या ग्रुप्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होती है या जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सबस्ट्रेट पे उस जगह अटैक करते हैं जहां पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी होती है, इसलिए हम इनको न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। तो जहां तक अल्काइल हैलाइड्स का ताल्लुक है, आप जानते हैं अल्काइल हैलाइड की जनरल फार्मूला आर एक्स है। इसका मतलब हुआ जो हैलोजन एटम है एक्स, ये डायरेक्टली अटैच होता है कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप। सपोज ये कार्बन है, इसके साथ सपोज हैलोजन अटैच है क्लोरीन, तो क्लोरीन और कार्बन के दरमियान डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है अल्काइल हैलाइड में। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हैलोजन्स हैं, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, जिस वजह से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, पार्शल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे, और कार्बन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होने के सबब जो न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी के साथ इस पे अटैक कर रहा है। सपोज अगर हम न्यूक्लियोफाइल NU से रिप्रेजेंट करेंगे, इस पे चाहे नेगेटिव चार्ज हो
या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल अटैक द कार्बन कैरिंग negative partial positive charge on it, carbon carrying positive charge on it. This nucleophile will attack this carbon. With the result, chlorine will leave and this nucleophile will get attached to the carbon atom. So the product here we will get C to this C will get attached to new nucleophile and chlorine will be eliminated from it. This chlorine actually is a weak nucleophile. It can be replaced only by a strong nucleophile. So there are different nucleophiles which we use. Some of them carry negative charge as I have told you earlier, and some of them carry lone pair of electrons on them. इसी तरह से जो ये क्लोरीन एटम है, जैसे मैंने कह दिया कि हैलोजन अटैच्ड जो है कार्बन को, ये इटसेल्फ खुद भी ये न्यूक्लियोफाइल है, बट दिस न्यूक्लियोफाइल कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी बात ये कि जितना आसानी के साथ ये न्यूक्लियोफाइल रिमूव होगा हैलोजन वाला, उतनी ही आसानी के साथ दूसरा न्यूक्लियोफाइल एंटर होगा इसमें। तो इस एतबार से जब हम देखेंगे कि जब आयोडीन प्रेजेंट होता है हैलोजन में, तो आयोडीन का रिमूव हो जाना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन, और ब्रोमीन आसानी के साथ रिमूव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन, और क्लोरीन आसानी के साथ रिमूव होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो ये जो रिमूविंग ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप बाहर जा रहे हैं, इन्हें हम जनरली लीविंग ग्रुप्स कहते हैं। तो लीविंग ग्रुप कितनी आसानी के साथ निकल जाता है, उसी हिसाब से रिएक्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगी, रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगी। इसलिए चूँकि आयोडीन आसानी के साथ निकलता है, इसलिए जो अल्काइल हेलाइड्स हैं, अल्काइल हेलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइल ब्रोमाइड्स, which in turn are more reactive than alkyl chlorides, and alkyl chlorides are more reactive than alkyl fluorides. So this is how a nucleophilic substitution reaction takes place, that from alkyl halide, halogen atom, the leaving group which we call, is removed, and in its place is taken by a nucleophile. That nucleophile contains lone pair of electron in it, or it may carry a negative charge on it. Now, depending upon the type of nucleophile used, we have different types of chemical reactions in this nucleophilic substitution reaction. So you will see that because of this reaction, nucleophilic substitution reactions, different nucleophiles are introduced into the alkyl halides in place of halogen atom. We get different new types of compounds from it. So let me discuss the first reaction. The first reaction is substitution by hydroxyl group. Substitution by hydroxyl group. Hydroxyl group. तो हैलोजन के बदले हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब हम लाएंगे, वहाँ पर जो कंपाउंड्स वजूद में आ जाएंगे, द न्यू कंपाउंड्स फॉर्मड विल बी अल्कोहल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो अल्काइल हेलाइड है, अल्काइल हेलाइड इज ट्रीटेड विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सपोज अल्काइल हेलाइड जो है, we generally represented by the general formula RX. This alkyl halide is treated with potassium hydroxide, aqueous solution of potassium hydroxide or sodium hydroxide. What will happen? Simply reaction will take place, X will go out with potassium to form KX, and the position of X will be taken by OH. You will get the product ROH plus KX. This ROH, it is the alcohol. Let's give an example. Let's take CH3Cl. It is methyl chloride. When it is treated with potassium hydroxide, aqueous solution of potassium hydroxide, we get CH3OH plus potassium chloride. CH3OH is methanol, or we may call it methyl alcohol. In the same way, if we wish to prepare ethyl alcohol, then we have to begin with ethyl chloride or ethyl bromide or ethyl iodide. Let me take ethyl bromide treated with potassium hydroxide. You will get CH3, CH2OH
plus KBr. One thing more, in place of potassium hydroxide, we can also use silver hydroxide solution, or you may say moist silver oxide. Actually, we use moist silver oxide Ag2O. When it is moist, that means there is water also present in it. This water reacts with silver oxide and forms silver hydroxide. Then this silver hydroxide again reacts with alkyl halide, for example CH3, CH2Br, and make it to react with AgOH, silver hydroxide. Silver bromide will be removed. You will get CH3, CH2OH. It is once again ethanol. So we have seen that alcohols can be prepared from alkyl halides by nucleophilic substitution reaction by treating alkyl halide either with aqueous solution of potassium hydroxide or treating it with moist silver oxide, or simply you may call silver hydroxide. This is one substitution reaction where alcohols are prepared. Now, second example of substitution reaction is substitution by alkoxy group. Substitution by alkoxy group or OH group, or you may call OR group. It is called as alkoxy group. When halogen atom is replaced by alkoxy group or OH group, the products obtained are ethers. The products obtained are ethers. In order to introduce RO group into the alkyl halide, we treat alkyl halide RX with sodium alkoxide. The general formula for sodium alkoxide will be RONA, sodium alkoxide. And upon heating, what happens? NaX goes out as sodium halide, and the product form will be ROR. Or if this R is represented by R dash, then the product will be ROR dash, because this R and R dash, they can be same or they can be different alkyl groups. So we see that the bond breaking takes place between alkyl group and halogen, and in place of halogen, OR group is introduced and we get the ether. For example, if we will take CH3Br and will treat it with CH3ONA, this is sodium methoxide. Sodium methoxide. This is methyl bromide. So the reaction will take place between these two compounds. NaBr will go out and we will get CH3OCH3, and byproduct will be NaBr. This compound is called as methoxymethane. It is its IUPAC name, methoxymethane. Its common name is dimethyl ether, or simply methyl ether. You can call it methyl ether or dimethyl ether. So ethers are prepared by this reaction. This reaction where ethers are prepared from alkyl halides, it is called as Williamson synthesis. इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस. सो हम इसे कह सकते हैं कि नेम रिएक्शन है. कभी कभी नेम रिएक्शन में एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो नाम के साथ पूछी जाती हैं. रिएक्शन तो सिंपल है, तो नाम याद रखना है कि इस रिएक्शन का नाम जो अल्काइल हैलाइड और सोडियम अल्कोक्साइड के दरमियान हो रही है, जहां पर ईथर प्रोडक्ट हासिल होता है, इस रिएक्शन का नाम विलियमसन सिंथेसिस है. ईथर हम अल्काइल हैलाइड से दूसरे तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं. वहां पर हमें अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करना है विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड. ये बात याद रख लेना. ऊपर हमने सिल्वर ऑक्साइड इस्तेमाल किया, बट दैट वाज मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे,
अगर आप अल्काइल हैलाइड को खाली सिल्वर ऑक्साइड से ट्रीट करेंगे, वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इफ यू विल यूज ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, ड्राई Ag2O, देन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी ईथर, तो फिर ईथर बनेगा, फिर अल्कोहल नहीं बनेंगे। बात नोट करके रख लो, अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए हमें मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है, और ईथर प्रिपेयर करने के लिए हमें ड्राई सिल्वर ऑक्साइड का इस्तेमाल करना है। तो रिएक्शन देख ली किस तरह होती है। सपोज CH3 CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड है ये, इट इज ट्रीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। ये देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, Ag2, दो सिल्वर एटम एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो ये सिल्वर ऑक्साइड है। तो यहाँ पर एक्चुअली दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहे हैं, एक मैंने यहाँ पे लिखा है, एक मैं इस साइड पे लिखूंगा, CH3 CH2Br। तो फिर क्या होगा, एक ब्रोमीन इस सिल्वर के साथ बाहर जाएगा, दूसरा ब्रोमीन इस सिल्वर के साथ, यानी एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल का ब्रोमीन एक सिल्वर के साथ, दूसरे अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल का ब्रोमीन दूसरे सिल्वर के साथ बाहर जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है जो हम देख रहे हैं, यहाँ ब्रोमीन के बाहर जाने से वैलेंसी फ्री हो गई कार्बन पे, यहाँ भी कार्बन पे वैलेंसी फ्री हो गई। तो इन दो की वैलेंसी फुलफिल करने के लिए ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री हो गया, फ्री ऑक्सीजन इन दो के साथ बॉन्ड बनाता है, तो प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज CH3 CH2O CH2 CH3। अब देख लीजिए ये भी ईथर है, इस ईथर का नाम है डाई इथाइल ईथर, या सिंपली इथाइल ईथर भी कह सकते हैं। इसका IUPAC नेम है इथॉक्सी ईथेन, इथॉक्सी ईथेन। तो इस तरह से हम ईथर्स प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हैलोजन एटम by means of alkoxy group और OH group which we call। तो इसके लिए हमने जो reagent इस्तेमाल किया that was sodium alkoxide और ONA। तो इसके बाद एक और रिएक्शन है substitution of halogen atom by cyano group, ये तीसरी रिएक्शन है, substitution बाय साइनो ग्रुप। आप जानते हैं साइनो ग्रुप जो है वो CN ग्रुप है, CN ग्रुप साइनो ग्रुप। यहाँ पर जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम साइनाइड्स कहते हैं या नाइट्राइल्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स एंड नाइट्राइल्स, formation of cyanides और नाइट्राइल्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अल्काइल हैलाइड को विच वी रिप्रेजेंट बाय RX, इट इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड, KCN हमें इस्तेमाल करना है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। तो क्या होगा, KX will go out, we will get RCN. This RCN is alkyl cyanide, and you will get KX, potassium halide। एक बात याद रख लेनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा बहुत लिटिल क्वांटिटी ऑफ आइसोसाइनाइड भी बनता है। एक्चुअली साइनाइड इज द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट जो है वो आइसोसाइनाइड का भी वजूद में आ जाता है, वो भी बन जाता है। तो वो क्यों बनेगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल देख लीजिए जो अल्काइल हैलाइड है, इसकी एक एग्जांपल हम लेते हैं, CH3 CH2Cl। इफ इट इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड, यू विल गेट CH3 CH2CN। सिंपल रिएक्शन है, यहाँ पर KCl बाहर जा रहा है, Cl की पोजीशन ये साइनाइड ले रहा है, यू विल गेट CH3 CH2CN प्लस KCl, पोटेशियम क्लोराइड। अब प्रोडक्ट देखिए क्या बना, इसका नाम हम इथाइल साइनाइड भी रखते हैं,
कॉमन नेम है इसका ये इथाइल साइनाइड। अगर आप इसका IUPAC नेम देखेंगे फिर आप जानते हैं कि ये जो साइनाइड का कार्बन है इट विल बी इंक्लूडेड इन द चेन। तो इस तरह से 3 कार्बन है ये, तो फिर एक कंपाउंड जो है ये बनता है प्रोपेन नाइट्राइल। इसका IUPAC नेम है प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये जो यहाँ पर साइनाइड्स या नाइट्राइल्स जो हैं जो वजूद में आ जाते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एज पर द सिंथेटिक व्यू इज कंसर्नड। जहाँ तक इनकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस का ताल्लुक है ये बहुत ही अहम कंपाउंड्स है। आप देख लीजिए, सपोज हम यही कंपाउंड लेंगे CH3 CH2CN, एक्चुअली इस तरह है C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर हम इस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करेंगे दैट मीन इफ विल मेक इट टू रिएक्ट विथ वाटर in presence of acid like HCl और H2SO4 but concentrated acid, तो क्या हो जाता है यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाती है। तो जो कंपाउंड वजूद में आता है वो ये बनता है CH3CH2C डबल बॉन्ड O NH2। आपने देख लिया होगा क्या हुआ, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो आप जानते हैं जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड वीक होता है तो वो दोनों बॉन्ड जब ब्रेक हो गई तो उससे क्या होगा, वीक बॉन्ड होने के सबब तो कार्बन पे 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी, नाइट्रोजन पे 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी। कार्बन की 2 वैलेंसीज फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजन आ जाता है तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन की 2 वैलेंसीज फुलफिल हो जाती हैं हाइड्रोजन से तो ये चेंज होता है NH2 में। इस तरह से जो कंपाउंड यहाँ पर है ये अमाइड बन गया। इस अमाइड का नाम है प्रोपेनामाइड। प्रोपेनामाइड। तो because of hydrolysis alkyl cyanides get converted into alkyl amides। तो इसी तरह से अब अगर हम इन्हीं साइनाइड्स की CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, अब अगर हम इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं तो ये रिएक्शन कैरी की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रही है और कंसंट्रेटेड एसिड में पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल ऐड हुआ जबकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। आप देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पर इस तरह होगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसका मतलब ये हुआ दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान वो भी ब्रेक हो जाता है। इस तरह से कार्बन पे जब तीनों बॉन्ड ब्रेक हो गए कार्बन पे 3 वैलेंसीज फ्री हो जाते हैं और नाइट्रोजन पे भी 3 वैलेंसीज फ्री हो जाती है। कार्बन की 3 वैलेंसीज फुलफिल करने के लिए वाटर में से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनना था इसके साथ और दूसरा ऑक्सीजन दूसरा जो OH ग्रुप बचता है वो कार्बन से अटैच हो जाता है। तो इस तरह से कार्बन जो है ये COOH ग्रुप में तब्दील हो जाता है। जो नाइट्रोजन बाहर चला जाता है वो 3 हाइड्रोजन जो यहाँ पर बच जाते हैं, देखिए टोटल पे 4 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ वाटर में आ गया। अब जो 3 हाइड्रोजन बच गए वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया बनाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें एसिड बन गया। आप देख लीजिए CH3 CH2 COOH ये एसिड है। तो इस एसिड का नाम, चूंकि इसमें 3 कार्बन है, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से अगर हम इन साइनाइड्स की CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, अब अगर हम इनकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हाइड्रोजन जो है वी गेट दैट हाइड्रोजन फ्रॉम सोडियम एंड इथेनॉल C2H5OH। सोडियम और इथेनॉल जो है ये एक्ट करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन and this hydrogen reacts with this cyanide, it forms CH3 CH2 CH2 NH2। आपने देख लिया क्या हुआ, जो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड हैं, पाई बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो गए, उस वजह से 2 वैलेंसीज कार्बन पे फ्री, 2 वैलेंसीज नाइट्रोजन में फ्री हो गई। तो वो वैलेंसीज फुलफिल करने के लिए 4 हाइड्रोजन हैं, 2 कार्बन पे जाते हैं, 2 नाइट्रोजन पे, इसीलिए ये कार्बन चेंज हो गया इनटू CH2, नाइट्रोजन चेंज हुआ NH2 में। आप देख लीजिए ये जो कंपाउंड यहाँ पर वजूद में आ गया ये प्राइमरी अमाइन है, इसका नाम है प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन। तो N3 इस ये जो रिएक्शन है, जो रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे होगी, इसका नाम है मैंडियस रिडक्शन। इसको हम मैंडियस रिडक्शन कहते हैं।
आपने देख लिया ये जो अल्काइल साइनाइड्स हैं, अब ये कितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। इनको हम अमाइड्स में भी तब्दील कर सकते हैं, एसिड्स में भी तब्दील कर सकते हैं। और अमाइन, ये जो अमाइन नंबर बन गया, आप जानते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप NH2 है, तो ये प्राइमरी अमाइन है, तो प्राइमरी अमाइन्स में भी साइनाइड्स तब्दील हो रहे हैं। तो इस एतबार से साइनाइड्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। और एक अहम बात जो आप यहाँ पर नोट करेंगे, जब हमने ये रिएक्शन शुरू की, सपोज जब हमने अल्काइल हेलाइड से शुरू बात की, यहाँ पर CH3 CH2Cl, इसको हमने साइनाइड में जब तब्दील किया, पोटेशियम साइनाइड से इसकी रिएक्शन कराई, तो हमें इथाइल साइनाइड बन गया। तो अल्काइल हेलाइड में सिर्फ 2 कार्बन एटम थे, साइनाइड में 3 कार्बन एटम आ गए। या जो फिर साइनाइड से हमें नए कंपाउंड्स वजूद में आ गए, जैसे एसिड, इसमें 3 कार्बन हैं, जहाँ से हमने रिएक्शन शुरू की है उसमें 2 कार्बन हैं, इस कंपाउंड में भी 3 कार्बन हैं, इस कंपाउंड में भी 3 कार्बन हैं। इसका मतलब हुआ ये रिएक्शन जो है ये हमें एक बहुत ही अच्छा चांस देती है, बल्कि एक मेथड देती है असेंडिंग ऑफ द चेन में, असेंडिंग ऑफ कार्बन चेन। यानी अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंड में कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ जाए, तो इसके लिए ये फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड्स जो है ये बेस्ट मेथड है। क्योंकि यहाँ पर जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स, तो अल्काइल हेलाइड में कम कार्बन एटम होते हैं, और फिर जो प्रोडक्ट वजूद में आते हैं इनमें एक कार्बन एटम ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमें चेन का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए ये रिएक्शन जो है इस एतबार से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।